नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या जानकारी दी गई, आप भी सुनिए। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और निर्देशन में जो एक एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाई जा रही है, जिस पर की निगरानी समितियों के माध्यम से अब प्रत्येक गांव सभा स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्रवाई हो रही है और अधिक से अधिक टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कराए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि प्रदेश में जितने हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की को सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये जो सारी एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, ये पूरा जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश का रहा है, जिसमें कि अग्रेसिव घर घर जाकर जो लक्षण युक्त व्यक्तियों को खोज के उनको मेडिकल किट बांटना, उनका टेस्ट कराना, आरआरटी के माध्यम से टेस्ट कराकर यदि पॉजिटिव पाए जाने पर उनको आइसोलेट करना। आइसोलेट करने के लिए अगर उनके घर में जगह नहीं है तो उनको ग्राम पंचायत भवन या स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाकर उनको वहां पर क्वारंटीन करके आइसोलेट करना। उसके पश्चात जो है उनकी मॉनिटरिंग करना, सीएम हेल्पलाइन से जो होम टू होम, जो हाउस होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे निरंतर वार्ता करना, जो सीएम हेल्पलाइन से ही जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके अटेंडेंट से लगातार वार्ता करना, प्रदेश में इन अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जिनमें प्रत्येक दिन जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 7,336 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 19,669 है। तो आज यह लगातार 19वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या लगातार घट रही है। 30 अप्रैल को हमारे सक्रिय केसेस की संख्या 3,10,783 थी और उससे आज ये घट करके एक्टिव केसेस की संख्या 1,23,579 रह गई है। अर्थात 19 दिनों में 1,87,000 से ज्यादा केसेस की संख्या में कमी आई है। लखनऊ में सीएम योगी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठित की गई टीम 9 के साथ हुई बैठक में संक्रमण के चलते अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच प्रदेश के भीतर अनाथ अथवा निराश्रित हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति हैं। उनका ध्यान रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हुआ है, उन बच्चों के भरण पोषण समेत सभी जिम्मेदारियां और सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए सीएम योगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। यूपी में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष भी इस लड़ाई में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। इसी क्रम में कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत देने के लिए आम आदमी पार्टी भी आगे आई। राजधानी लखनऊ में ऑटो ऑक्सीजन एम्बुलेंस की शुरुआत करने के बाद आज गरीब बेसहारा लोगों के भोजन के लिए आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की रसोई की शुरुआत की है, जिसका राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने उद्घाटन किया है। पहले ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत, उसके बाद कल हेल्थ हेल्पलाइन एक हम लोगों ने जारी की, जिसमें 35 डॉक्टर्स का पैनल बना के यूपी में किसी को भी चिकित्सीय परामर्श चाहिए तो वो फ्री डॉक्टर्स के द्वारा दी जाएगी, ऐसी एक शुरुआत। और जहां किसी को ज़रूरत है, हॉस्पिटल में एडमिशन कराने की ज़रूरत है, उसमें भी मदद होगी। और आज से एक ये आम आदमी की रसोई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से करीब अभी शुरुआत में हम लोग 2000 लोगों का इंतज़ाम, 2000 पैकेट
इस रसोई में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि जिससे 2000 लोगों को खाने का पैकेट दिया जा सके। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में हमारे लखनऊ पार्टी के जो साथी हैं वो लोग कहीं सूखा राशन, कहीं मास्क देने का, कहीं भोजन का पैकेट देने का, अपने स्तर पे भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मियों की कोरोना से मौत का दावा किया है। संगठनों ने सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और आश्रितों को सरकारी नौकरी की मांग की है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस दावे को गलत ठहराते हुए कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार मृतकों के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति के साथ खड़ी है और मृतकों के परिवार वालों को 30 लाख रुपए सहयोग राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, यह आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। कोरोना महामारी के चलते यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि जेल में बंद कैदियों के लिए आने वाले सामानों पर अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जेल में बंद कैदियों के घर वाले भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। ये यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है। जेल में बाहर से सामान नहीं जाएगा। अगले आदेश तक यह नियम लागू रहेगा और बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी जो खूब वायरल हुई थी। चिट्ठी में उन्होंने मांग की थी कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी में जिले के जिन 52 शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिजनों का भरण पोषण सरकार करे। यह चिट्ठी अदिति सिंह ने 15 मई को लिखी थी। तो विधायक अदिति सिंह की चिट्ठी वायरल हुई है। 15 मई को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और मृत शिक्षकों के परिजनों की देखरेख की सरकार से मांग की गई थी। तो मृत शिक्षकों के परिजनों की देखरेख के लिए इस चिट्ठी के जरिए यहां पर मांग की गई थी। यहां पर लिखा गया था कि सादर अवगत कराना है कि कोविड काल में विगत कुछ दिनों में जनपद रायबरेली के 52 शिक्षक मित्र और अनुदेशकों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण निधन उनका हुआ है और कोरोना संक्रमण से वो जूझ रहे हैं। तो इस तरह की जानकारी इन्होंने चिट्ठी के माध्यम से दी थी और सरकार से मांग की थी कि इनके परिवार का भरण पोषण किया जाए। लखनऊ में नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने सीएससी गोसाईगंज सहित रहमत नगर गांव का निरीक्षण किया है और अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवारों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उपजिलाधिकारी मोहन लालगंज, सीएमओ लखनऊ, सीएससी अधीक्षक हेमंत कुमार, खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद थे। तो नोडल अधिकारी ने गाँव का निरीक्षण किया है, स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कई अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। झांसी मंडल के नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने ताल बेहट में बने कोविड सेंटर L1 और L2 का निरीक्षण किया है और वैक्सीनेशन की भी तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जब वो अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे तो वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था। इसके बाद वहां के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई गई। तो नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया, कोविड सेंटर के L1 और L2 का जायजा लिया। अधिकारियों को जमकर यहां पर फटकार भी लगाई गई है। वहीं मुजफ्फरनगर में डीएम ने मुजफ्फरनगर में बने कोविड-19 हेल्प सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में डीएम सेल्वा कुमारी जे के साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम मौजूद रही और साथ ही एडीएम प्रशासन अमित कुमार भी मौजूद रहे। ब्लैक फंगस की जानकारी यहां पर विस्तार से मांगी गई। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक फंगस कोरोना के बाद ठीक हुए मरीजों को अपनी गिरफ्त में लगातार ले रहा है और बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो डीएम ने कोविड सेंटर का यहां पर निरीक्षण किया है।
एडीएम ने ब्लैक फंगस की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। कोरोना से देश में लगातार मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधानसभा से विधायक और राज्य मंत्री विजय कश्यप का कोरोना के चलते देर रात मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया था। इनका अंतिम संस्कार ननौता में किया गया तो चरथावल विधानसभा विधायक की मौत हो चुकी है और विधायक विजय कश्यप कोरोना से पीड़ित थे। मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं देश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है और ऐसे में लोगों का कहना है कि हाल ही में हुए ग्राम प्रधान का जो चुनाव हुआ है उससे संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। तो वहीं नोएडा के गांव में महज एक हफ्ते में ही 25 से 30 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यहां के डीएम सुहास एलवाई खुद गांव में पहुंचकर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और गांव में जांच के लिए कैंप भी लगाया गया। लगातार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण की महामारी फैलती जा रही है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाकामी सी नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की कुछ भी इंतजाम गांवों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी गांव में, जहां पे हमें मालूम हुआ है कि पिछले 20 से 25 दिनों में कम से कम 20 से 25 ही मौतें हुई हैं। पर इस समय हम प्राइम न्यूज के माध्यम से ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं पतवाड़ी गांव में, और आइए पतवाड़ी गांव दे रहे, क्योंकि स्टोर पे हर जरूरतमंद लोग आते हैं और दवाइयां लेते हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हरिओम अग्रवाल। स्टोर से आपको जो दवाई ज्यादातर ग्रामीण ले रहे हैं, किस प्रकार की दवाई ले वो रहे हैं? कोविड से रिलेटेड है, आइवरमेक्टिन, डाइजिथ्रोमाइसिन, जो भी इसमें काम आ रही है दवाइयाँ वही लेके जा रहे हैं। कितने लोग एक दिन में दवाई परचेज कर रहे हैं? कम से कम 15 लोग ले जाते हैं एक दिन में। देखिए, ये थे स्टोर के जो संचालक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि एक दिन में करीब 15 लोग दवाई लेकर जा रहे हैं, जो कोरोना संक्रमण के जो वैक्सीन के एक कह सकते हैं कि कोविड जो किट दी गई है सरकार की तरफ से, उसी दवाइयों को वो यूज कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ गांव में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साफ तौर पे ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से पतवाड़ी गांव में कोई भी इंतजाम नहीं है। तो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी गांव में कब तक कितनी टेस्टिंग कराएगा और किस तरह की यहाँ पे जो सैनिटाइजिंग की जो व्यवस्था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कराई जा रही है वो कब तक पूरी होगी। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज। मुजफ्फरनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। महावीर चौक के कोरोना जांच केंद्र पर भी मेडिकल टीम काफी तेजी से लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य टीम अलर्ट थे और कोरोना टेस्ट को लेकर विभाग मुस्तैद है। स्वास्थ्य टीम लोगों का कोरोना टेस्ट लगातार कर रही है। जहां एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आया, जहां पर नोएडा के फेज 3 ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 सिलेंडर, 42 लीटर ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मास्क और 1 सिलेंडर रेगुलेटर, 3000 रुपए कैश और 2 कार पाई गई हैं। तो नोएडा पुलिस को बड़ी यहां पर सफलता मिली है। कालाबाजारी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जरूरी दवा और ऑक्सीजन का एक कालाबाजारी का खेल लगातार खेलते थे। हमीरपुर में यमुना नदी में कोरोना संक्रमित शवों के मिलने का मामला लगातार सामने आ रहा है। यहां शासन ने एसडीआरएफ की टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजा है, जिसके चलते हमीरपुर जिला मुख्यालय से निकली यमुना नदी में अगले आदेशों तक पुलिस 24 घंटे पेट्रोलिंग अब करती रहेगी। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम पेट्रोलिंग के दौरान मिलने वाले शवों को जिला प्रशासन के सुपुर्द करेगी और एसडीआरएफ की टीम शवों को यमुना नदी में प्रवाहित करने वालों पर भी नजर रखेगी।
मुजफ्फरनगर में खेत में खाद की ट्रॉली निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में 6 लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जी यहाँ से ट्रैक्टर निकाल रहा था जी खेत में से, और मैंने उसको मना की तो उसने मारपीट करनी चालू करी। फिर मतलब कि हमारी तरफ से मारपीट हुई, उसने दोबारा 8-10 लड़के बुला कर फिर यहाँ मारपीट करी हमारे साथ इधर। और फिर जब हम उनके पीछे भागे तो उधर से 8-10 लड़के आए फिर दोबारा, और वहाँ मारपीट करी जी। फिर मेरे चाचा जी का वहाँ सिर फोड़ा और मेरे पापा का यहाँ फोड़ा जी, और मेरे भाई का यहाँ सिर फोड़ रखा। और फिर मुझे यहाँ से लेकर पलकटी और फावड़े यहाँ से लेकर वहाँ उधर नदी तक जी मेरे पीछे भाग गए, लट लेकर पलकटी लेकर जी। देश में लगातार महामारी चल रही है, लेकिन इस विपदा की घड़ी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कालाबाजारी करने से पीछे नहीं हटते। वहीं 2 दिन पहले कुशीनगर के जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इसमें मिलावटी सैनिटाइजर का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी फार्मासिस्ट अशोक यादव को सीएमओ ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुशीनगर में नकली सैनिटाइजर के मामले में अब गिरफ्तारी हो चुकी है। सैनिटाइजर में मिलावट करके उसकी कालाबाजारी का काम किया जाता था। आरोपी अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया है और सीएमओ ऑफिस से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बेमौसम बारिश ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं और ऐसे में ग्रेटर नोएडा के सरकारी संघ गेहूं खरीदारी केंद्र पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो रहा है। लेकिन इस गेहूं को ना तो किसी तिरपाल से ढका गया और ना ही इसको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जिसके चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की। देखिए इस रिपोर्ट में क्या सामने आया। जिला प्रशासन का इस समय 900 से लेकर 1000 कुंटल के करीब जो गेहूं है वो पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही थी जिला प्रशासन के कुछ भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो गेहूं के जो बोरियां या कह सकते हैं कि जो कट्टे हैं वो साफ तौर पे भीगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है उसके जो गेहूं जो यहाँ पे क्रिया केंद्र है जो बिसरक ब्लॉक का है, यहाँ पे पूरा नष्ट होता दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, क्योंकि ना कोई जिला प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम हुए हैं और ना ही कोई यहाँ पे ऐसा कोई अधिकारी पहुंचा है, क्योंकि लगातार जो झमाझम बारिश पड़ रही है इस समय, जो कह सकते हैं कि करीब 900 से 1000 कुंटल गेहूं जो बारिश के उसमें बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय जिला प्रशासन को अपनी इस गेहूं को रखने के लिए इंतजाम करने होंगे, क्योंकि इस समय प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है, आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रही है। बारिश पड़ रही है लगातार और देखिए गेहूं जो बिल्कुल जो जिला प्रशासन ने क्रय केंद्र बना रखा है वहाँ पे पूरा नष्ट होता नजर आ रहा है। इस समय जिला प्रशासन को इसके लिए कहीं ना कहीं किसी गोदाम का इंतजाम करना होगा, जिससे कि ये जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं धान जो खरीदा गया है किसानों को, वो नष्ट ना हो सके। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज। बुलंदशहर के खुर्जा पुरानी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरा पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गया। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की है। तो खुर्जा सब्जी मंडी में जमकर मारपीट हुई है। सब्जी खरीदने को लेकर विवाद हुआ है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से यहां पर घायल हुआ है। दिल्ली एनसीआर में दिन भर से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें मौसम भी सुहावना हो चुका है। ऐसे में शराब के शौकीन भी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए अपने घरों से निकलकर शराब की लंबी लाइनों में जुट गए हैं। इसमें बड़ी बात तो यह है कि ये लाइन में लगे लोग कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां भी उड़ाते हैं। ये पूरा मामला सेक्टर 15 दिल्ली नोएडा के अशोक नगर बॉर्डर का हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, शराब की दुकानों में लगातार लंबी कतार लगी हुई है और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह हो रही बिना मौसम की बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।
बेवजह हो रही बारिश से जालौन की नवीन मंडी में भी किसानों का रखा गेहूं भीगकर खराब हो चुका है। किसानों की माने तो यहां किसानों की फसल के लिए कोई भी खास व्यवस्था नहीं की गई, जिससे हमारी फसलें भीगकर खराब हो रही हैं। और ये किसानों ने आरोप लगाया है कि किसी भी तरह की पहले व्यवस्था नहीं की गई थी। बेमौसम बारिश के चलते किसान परेशान हो गए हैं, उनकी फसल भीग रही है। तो जालौन की नवीन मंडी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बेमौसम बारिश के चलते किसान समय पर प्रबंध नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी में भी कोई कुशल प्रबंधन नहीं था, कोई शेड नहीं था, जिसके चलते यहां पर पानी लगातार भरता जा रहा है। नीचे से भी फसल खराब हो रही है और ऊपर पर्याप्त मात्रा में पॉलीथीन न होने की वजह से फसल लगातार भीगती जा रही है, जिससे उनका अनाज खराब हो जाएगा। तो ये जालौन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नवीन मंडी की ये तस्वीरें हैं। बेमौसम बारिश के चलते किसान लगातार परेशान हैं, किसानों का अनाज खराब हो रहा है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एटीएम मशीन से फ्रॉड करके पैसे निकालने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। इसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो अभी तक 1 करोड़ 21 लाख रुपए की चोरी कर चुका है। इस मामले में पकड़े गए अपराधी के 2 दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो नोएडा पुलिस के हत्थे एटीएम चोर घुस चुका है और एटीएम में पैसों की लगातार ये चोरी करता था, ये इनके हत्थे चढ़ चुका है। और आपको बताएं कि एटीएम में पैसों की चोरी करता था, इसने 1 करोड़ से अधिक की चोरी का आरोप कबूल कर लिया है। महोबा में हुई पहली बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो चुका है और हालांकि लॉकडाउन लगा होने के कारण आवागमन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन द्वारा किए गए बरसात के निपटने वाले इंतजाम हवाई साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हुआ है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है, नाले अपने उफान पर हैं और लोगों को सड़कों में भी चलने में यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जनपद इटावा में यात्री बनकर यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पुलिस के द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने यात्री बनकर यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, जिनके पास से लाखों रुपए का माल बरामद हुआ है। वहीं बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के करचोलिया गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक मनचले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की सास को ही मौत के घाट उतार दिया है और अपनी प्रेमिका पर भी जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद पूजा नाम की प्रेमिका भी बुरी तरह से घायल हो चुकी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले में एसपी आशीष श्रीवास्तव ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बताया कि आरोपी को विभिन्न धाराओं में चालान कर जेल भेजा गया है। आज 19 मई को प्रातः 5 बजे ग्राम करचोलिया थाना कप्तानगंज में सुबह शौच के लिए जाते समय 2 महिलाओं सुभावती पत्नी राम प्यारे और उनकी बहू पूजा पत्नी राजू पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे सुभावती की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पूजा इस समय उनका इलाज सदर अस्पताल बस्ती में चल रहा है, जहां वो खतरे से बाहर हैं। इस घटना के लिए राम प्यारे थाना ग्राम करचोलिया के रहने वाले राम प्यारे ने तहरीर दी है। उनकी तहरीर के आधार पर 302 और 307 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।